दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में हुई एक घटना कैसे पूरी दुनिया पर असर डालती है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि विदेशों में हुए फैसले हम भारतीयों के जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। आज के इस खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। किसी व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का खासा महत्व होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई कामों को निपटाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में बात जब किसी देश की ऊर्जा जरूरत की होती है, तब इसका महत्व और भी व्यापक हो जाता है। यही कारण है कि ऊर्जा उत्पादन अभी भी वैश्विक राजनीति की धुरी बना हुआ है। हम देखते हैं कि अक्सर दुनिया की बड़ी शक्तियां ऊर्जा की उलझनों में ही उलझी रहती हैं। मध्य पूर्व की भू राजनीति के केंद्र में खाड़ी देशों की गिनती यूं ही नहीं होती है। तेल के अकूत भंडार ने ही दुनिया में इन मुल्कों की पहचान बनाई है। ऊर्जा के मामले में ये देश इतने ताकतवर हैं कि वैश्विक राजनीति में किसी भी समीकरण को बनाने या बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इसका एक नमूना अभी हाल ही में देखने को भी मिला। असल में रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इसे देखते हुए हाल ही में ऊर्जा उत्पादन को लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच खींचतान देखने को मिली। अमेरिका बार बार देशों को उत्पादन में इजाफा करने का फरमान जारी करता रहा और ये देश उस फरमान को खारिज करते रहे। मगर अब इन देशों ने एक कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। असल में अब ओपेक प्लस देशों ने अमेरिकी विरोध के बावजूद तेल उत्पादन में कमी लाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कटौती हर रोज करेंगे। नवंबर से ओपेक प्लस समूह तेल उत्पादन को घटा देगा। इससे अचानक ही वैश्विक भू राजनीति में बदलाव के संकेत मिले हैं। चूंकि ओपेक देशों में सऊदी अरब का दबदबा है और प्लस देशों में रूस का, ऐसे में माना जा रहा है कि अब रूस और सऊदी अरब एक ही लाइन पर आ गए हैं। उधर अमेरिका ने भी ओपेक प्लस समूह पर रूस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। हालांकि अमेरिका ने तेल की कमी की भरपाई का इंतजाम लगभग कर लिया है। उसने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर से आर्थिक पाबंदी में ढील देने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा ताकि वेनेजुएला कच्चे तेल का उत्पादन कर उसे देश से बाहर भेज सके। इससे अमेरिका को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज के एपिसोड में यही समझेंगे कि तेल पर सियासत कैसे वैश्विक भू राजनीति को बदल देगी। जानेंगे कि अमेरिका वेनेजुएला पर मेहरबान क्यों हो रहा है। साथ ही ओपेक प्लस देशों के इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। सभी सवालों पर आएंगे, पर पहले ओपेक और ओपेक प्लस जिन शब्दों को आप बहुत देर से सुन रहे थे, इन दोनों शब्दों को यानी इन समूहों को समझ लीजिए। ओपेक और ओपेक प्लस दुनिया के तेल निर्यातक देशों के संगठन है। नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन्हीं को संक्षेप में ओपेक कहते हैं। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में ओपेक की स्थापना हुई थी। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये 5 इसके संस्थापक सदस्य देश थे। इसके अलावा यूएई, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और कॉन्गो इसमें शामिल हैं। मतलब कुल मिलाकर 13 देश ओपेक के सदस्य हैं। इन 13 देशों के अलावा 10 और देश हैं जो तेल का निर्यात बड़े स्तर पर करते हैं। इसमें रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिणी सूडान और सूडान शामिल हैं। ये 10 देश ओपेक के 13 देशों के साथ मिलकर ओपेक प्लस समूह बनाते हैं। इस समूह का गठन 2016 में हुआ था। ये संगठन दुनिया भर में तेल की कीमतों को नियंत्रित करते हैं। दुनिया में ऊर्जा के बड़े ठिकानों पर इन देशों का नियंत्रण है, जिससे आप इन समूहों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इन देशों की मर्जी के मुताबिक दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाती है या उसमें गिरावट आ जाती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ओपेक समूह में सऊदी अरब का दबदबा है, जबकि प्लस देशों में रूस का वर्चस्व। मतलब आप कह सकते हैं कि ओपेक प्लस में रूस और सऊदी अरब 2 बड़े खिलाड़ी हैं। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों की राहें अब तक जुदा थी। पिछले साल तक सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा समर्थक था। बदले में अमेरिका ने सऊदी की सुरक्षा का बीड़ा उठाया हुआ था। मगर अब हालात बदल गए हैं। सऊदी अमेरिका की नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा है।
अमेरिका कई बार सऊदी से तेल उत्पादन बढ़ाने की अपील कर चुका है, मगर सऊदी ने अमेरिका की एक भी ना सुनी। अमेरिका की चाहत प्रोडक्शन बढ़ाने की इसलिए है क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रपति बाइडेन नहीं चाहते कि कम उत्पादन के चलते तेल की कीमतों में इजाफा हो, क्योंकि तेल की बढ़ी कीमत वहां भी उनके लिए भी चुनाव में समस्याएं खड़ी कर सकती है। खैर, मैं बात कर रहा था अमेरिका और सऊदी अरब के बीच। अब हालात बदल गए हैं। असल में अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही खराब होने शुरू हो गए थे। बाइडेन की कुर्सी संभालने के बाद रिश्ते और कमजोर हुए। रूस यूक्रेन जंग के दौरान कई मौकों पर सऊदी अरब रूस के साथ खुद को खड़ा दिखा चुका है। अब ओपेक प्लस के फैसले पर भी दोनों देश साथ दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ओपेक प्लस के इस फैसले से रूस के हित सधेंगे, जिसे भू राजनीतिक रूप से रूस की बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका भी कोई कम बड़ा खिलाड़ी नहीं है। ओपेक प्लस से मिले झटके को देखते हुए अब उसने वेनेजुएला की ओर कदम बढ़ाया है। जी हाँ, वही वेनेजुएला जो कभी ऑयल किंग के तौर पर जाना जाता था। अब अमेरिका उस पर खुद की लगाई पाबंदी को हटाने पर विचार कर रहा है। 90 के दशक में वेनेजुएला एक प्रमुख तेल उत्पादक देश था, लेकिन निवेश की कमी और आर्थिक प्रतिबंधों ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक इस देश में 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। मतलब ये कि वेनेजुएला सऊदी से भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा है। लेकिन अब जब अमेरिका को तेल की जरूरत महसूस हो रही है, तब उसने वेनेजुएला पर से पाबंदियों को कम करने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अपना डेरा जमा सकती हैं, ताकि अमेरिका की तेल जरूरतों को पूरा किया जा सके। अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, ओपेक प्लस के नए फैसले ने यह बता दिया है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका की कूटनीति नाकाम हो रही है। इतना ही नहीं, ओपेक प्लस के इस फैसले ने एक तीर से दो नहीं 3 निशाने साधे हैं। पहला ये कि यूक्रेन जंग में अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। सऊदी अरब पहले से ही रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दूसरा ये कि इससे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी प्रभावित होगी। जैसा कि हमने बताया, आने वाले चुनाव में इसका असर दिख सकता है। और तीसरा ये कि अमेरिका की विदेश आर्थिक नीति पर इसका खासा प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल आने वाले समय में इस तेल पॉलिटिक्स की और भी परतें खुलना बाकी हैं, जो सीधे तौर पर वैश्विक राजनीति हमें और आपको प्रभावित करेंगी। खैर, आखिर में ये जान लीजिए कि ओपेक प्लस के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। असल में भारत अपनी तेल जरूरत का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत जिन देशों से तेल आयात करता है, उनमें ज्यादातर ओपेक प्लस के देश हैं। ऐसे में तेल उत्पादन में कमी के चलते भारत सीधे तौर पर प्रभावित होगा। कम उत्पादन के चलते तेल की कीमतों में इजाफा होगा। आयात बिल बढ़ने से न केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बल्कि चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, और साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होगा। हालिया समय में भारत ने रूस से अपने आयात में काफी वृद्धि की है, इसलिए इस नए फैसले से भारत सीधा प्रभावित होगा। तेल की सप्लाई में कमी के ऐलान के बाद अब भारत समझौता कर चुके ओपेक देशों से कितना तेल ले पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ओपेक की आक्रामक नीतियों से निपटने के लिए भारत ने कुछ साल पहले तेल आयातक देशों का एक क्लब बनाने की कोशिश की थी। इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को शामिल करने की योजना थी। इसका मकसद भारत तेल बेचने वाले देशों से बेहतर शर्तों पर मोल भाव करना और तेल ब्लॉक में ओपेक देशों का दबदबा कम करना था। ओपेक देशों के इस नए फैसले से लगता है कि ऐसे मंचों को अब अमली जामा पहना दिया जाना चाहिए। तेल खपत के मामले में अमेरिका के बाद चीन दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है। इस ग्राफ को देखते हुए तेल निर्यातकों के लिए इस मंच की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। जाहिर है, अगर ये क्लब बन जाता है तो पूरी दुनिया इसके दूरगामी परिणाम देखेगी। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में बीते दिनों रूस यूक्रेन जंग के दौरान हुए एक विस्फोट में क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाला एक बेहद खास पुल धराशायी हो गया। रूसी सेना ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रतिशोध स्वरूप यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश की।
इन नवीनतम रूसी हमलों की गंभीरता को देखते हुए G7 देशों के नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक बैठक की। बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन को उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों से लैस करने का वादा किया। अगली खबर में बीते हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री यार लेपिड ने अमेरिकी मध्यस्थता वाली वार्ता के महीनों बाद पड़ोसी लेबनान के साथ साझा समुद्री सीमा विवाद पर एक ऐतिहासिक समझौता होने की पुष्टि की है। इस समझौते से जहां लेबनान को आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है, तो वहीं इजराइल को अपनी सुरक्षा के साथ अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आने की उम्मीद है। 1948 में जब से इजराइल का गठन हुआ है, तभी से लेबनान और इजराइल इस विवादित क्षेत्र को लेकर जंग छेड़े हुए हैं। मध्य अफ्रीकी देश चाड के सैन्य सरकार द्वारा चुनावों को 2024 तक स्थगित करने के बाद वहां के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पडाके ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक नागरिक राजनेता पडाके को पिछले साल तब एक संक्रमणकालीन सैन्य सरकार का प्रधानमंत्री नामित किया गया था, जब राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इस संक्रमणकालीन सैन्य सरकार को मूल रूप से 18 महीनों तक शासन करना था, लेकिन बीते हफ्ते डेबी ने चाड के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए ऐलान किया कि उन्होंने अक्टूबर 2024 तक लोकतांत्रिक चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया है। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रूस के साथ जंग में उलझे यूक्रेन की सेना को सैन्य प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीते हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से ये बात साझा की। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा मदद की गुहार लगाने के बाद सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराने पर विचार किया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेनी सहायता के सबसे बड़े गैर नाटो योगदानकर्ताओं में शामिल है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। सवाल नोट कर लीजिए। सवाल क्या है? तेल राजनीति के प्रमुख भागीदारों की चर्चा करते हुए वैश्विक ऊर्जा प्रतिरूप में आए बदलाव का उल्लेख कीजिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।